नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 13 अक्टूबर 2023 ईस्वी और आज का आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। लेकिन उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 50,000 सब्सक्राइबर पर ले आए, इस चैनल को आप लोग लेकर आए हैं और बहुत जल्दी हम यहाँ तक आ गए। पिछले साल इस समय 17,000 पर थे हम लोग। 17,000 से कहाँ पर आए हैं तो 50,000 पर आ गए हैं। बहुत सारे बच्चे तो मेरे साथ अभी भी ऐसे जुड़े हुए हैं जो 2,000-3,000 सब्सक्राइबर से अभी तक जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत सच में थैंक यू सो मच। यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे। बीपीएससी के फील्ड में, सिविल सर्विसेज की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, उसमें तो बहुत बड़े बड़े चैनल हैं। बीपीएससी के फील्ड में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाले चैनल में हम हैं, टॉप पर हैं हम। बीपीएससी के फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी फील्ड की नहीं कह रहा हूँ। तो इसलिए ग्रो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंटेंट अपना अच्छा होता है। ओके, देखिए आज मैं आपको एक कहानी बताऊँगा चाणक्य की। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है आज के स्टोरी बताना चाणक्य की, आचार्य चाणक्य की। और दूसरा आपको ऐसा आर्टिकल करवाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले सारा बैकग्राउंड भी समझा दूंगा, लेकिन इसको पढ़िए। आज का सुविचार क्या है? एवरी वर्क हैज़ गॉट टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़ बिफोर सक्सीडिंग। दुनिया का कोई भी काम जो होता है, अगर वो सफल है आज, तो उसके पीछे बहुत सारी असफलता, बहुत सारी कठिनाइयाँ उससे पहले गुजर चुकी होंगी, सामना किया होगा। जो भी व्यक्ति आज आपको सफल दिखता है, उसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया होगा अपने जीवन में। कोई भी रातों रात सफल नहीं होता है, और अगर सफल होता भी है तो सफलता टिकाऊ नहीं होती है। दोज दैट परसिवियर विल सी द लाइट सूनर और लेटर। जिनके पास धैर्य है, इच्छा शक्ति है, खुद के ऊपर विश्वास है, वो आज न कल सफलता को ज़रूर देखते हैं। ये तय है और ये लिखित होता है। ओके, और मेहनत का कोई, और कल भी मैंने बोला था कि मेहनत का कोई और विकल्प नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि मेहनत छोड़कर कुछ और आप कर लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और न्यूज़ देखिए क्या है, फिर आपको मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन पर ले चलूँगा आर्टिकल पर। सीबीआई रजिस्टर एफसीआरए केस अगेंस्ट न्यूज़ क्लिक अदर्स। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। सीबीआई कंडक्ट सर्च एट न्यूज़ क्लिक ऑफिस रेसिडेंस ऑफ अरेस्ट एडिटर प्रबीर पुरकायस्था को अरेस्ट किया गया है इनको। और अगला देखिए न्यूज़, यहीं से शुरू हुआ था पूरी कहानी। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट, किसने रिपोर्ट किया इसको? ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो जूम करके दिखाता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट यूएस बेस्ड प्रो चाइना नेटवर्क, ध्यान से इसको अंडरलाइन करके, प्रो चाइना नेटवर्क फंडेड इंडियन वेबसाइट। ये किसने किया था? न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट है, किसी गोदी मीडिया का रिपोर्ट नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट है कि भाई साहब, ये जो यूएस में एक बेस्ड है प्रो चाइना नेटवर्क, उसने भारत में एक इंडियन वेबसाइट को फंडिंग किया है। इस आदमी का नाम ध्यान में रखिएगा, ये साकाल नहीं है। ये कौन है? तो ये सिंघम नाम है इसका, निविले रॉय सिंघम नाम है। और इसी का जो कंसल्टेंसी था वही किसको फंड करता था? तो न्यूज़ क्लिक को। और इस आदमी के बारे में बोला जाता है कि ये चाइना की जो गवर्नमेंट है उससे जुड़ा हुआ आदमी है, और इनडायरेक्टली उन्हीं के लिए काम करता है और फंडिंग करता है अलग अलग दुनिया भर में चीन के प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। चीन का एजेंडा क्या है? तो एजेंडा है उनका कि पूरे दुनिया में मार्क्सवादी कम्युनिस्टों की बढ़ावा दिया जाए, पूरे दुनिया भर में अपना प्रचार प्रसार किया जाए, झूठा प्रचार प्रसार किया जाए, पूरे दुनिया भर में प्रोपोगेंडा का एक महाजाल फैलाया जाए। तो उसी में न्यूज़ क्लिक के ऊपर आरोप लगा। आरोप किसने लगाया? तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरोप लगाया। मैं आपको अलग दृष्टिकोण से नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं अभी आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी बोला था कि न्यूज़ क्लिक जो है उसका यूट्यूब चैनल भी है और उसका वेबसाइट भी है। उसने अपने यूट्यूब चैनल और वेबसाइट सभी जगहों पर यह प्रकाशित किया कि मज़दूरों के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कहाँ पर है? तो चीन में है। ये किसने प्रकाशित किया था? तो ये न्यूज़ क्लिक का ऐसा वीडियो और लिखित डिजिटल फॉर्मेट में सामने आया था, जिसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस चीज़ को छापा था कि ये न्यूज़ क्लिक का प्रोपेगेंडा था। किसके लिए? तो चीन के लिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन पर रेड किया और बहुत सारे कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, बहुत सारी सामग्रियों को जब्त किया गया है। अब चलते हैं कि जैसे ही ये सब चीज़ों आती हैं सामने, तो क्या आता है सामने? प्रेस की स्वतंत्रता आने लग जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता क्या तात्पर्य होता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, जिसकी बात कहाँ पर की गई है? मूल अधिकार में। मूल अधिकार कहाँ पर है? तो अपने संविधान, भारत के संविधान के भाग 3 में, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भारत का संविधान भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 36 तक किसका जिक्र किया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल 35 तक है। 36 में तो राज्य की परिभाषा है।
फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। जो राइट क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्यों दिया गया है आपको? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट्स के बिना लोगों का संपूर्ण विकास, ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस शब्द को, लोगों का संपूर्ण विकास संभव ही नहीं है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपको नहीं दिया जाएगा तो नागरिकों का जो टोटल डेवलपमेंट होता है वो संभव ही नहीं हो सकता है, टोटल डेवलपमेंट संभव ही नहीं होगा। इसलिए क्या दिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है। ये जो मैंने टोटल डेवलपमेंट की बात की है, संपूर्ण विकास की बात की है, ये क्या है, तो ये यूपीएससी के पीटी के सवाल है कि फंडामेंटल राइट्स का मुख्य रूप से काम क्या होता है। तो नागरिकों का संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करना ही मुख्य रूप से फंडामेंटल राइट्स का काम होता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊं तो जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो किस में दिया गया है, ये दिया गया आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो दिया गया है। ये अगर मैं आपसे आज वापस ले लेता हूँ, आज से आप कुछ भी बोलने से पहले 4 बार सोचेंगे, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या आपका संपूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 19 के तहत ही दिया गया है। किसके तहत दिया गया है? आर्टिकल 19 के तहत ही दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही दिया गया है। क्या? तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आप एक पूरा बैकग्राउंड बन गया है कि क्या आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित क्या प्रावधान है, दुनिया में हमारी रैंकिंग कहाँ है, और कौन सी मीडिया आजकल देश में काम कर रही है, गोदी मीडिया काम कर रही है, नॉन गोदी मीडिया काम कर रही है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिटेल बात करें। जिन लोगों को नहीं पता हो बता दूँ कि अगर आपको इसका PDF चाहिए होता है तो आप 199 में चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल। वहाँ पर गूगल पे के थ्रू या पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। और अगर वहाँ पर पेमेंट नहीं होता है तो आप मुझे टेलीग्राम कीजिए, इंस्टाग्राम कीजिए, वहाँ पर मैं आपका पेमेंट करवाकर ग्रुप में ऐड कर दूंगा और PDF आपको डिटेल मिल जाता है। PDF मिल जाने से आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या भूमिका निभाती है? एक स्वतंत्र प्रेस जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसको ध्यान रखना है। हालांकि ऑनलाइन पोर्टल न्यूज क्लिक से संबद्ध पत्रकारों के विरुद्ध हाल की कार्रवाइयाँ, जहां छापे, जब्ती और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाइयाँ की गई हैं, ने भारत में डिजिटल डेटा की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में चिंता बढ़ा दी है। बहुत जल्दी इन लोगों का चिंता बढ़ जाता है। देखिए दोनों पक्ष को लेकर चलेंगे हम लोग। न्यूज़ क्लिक से कोई मुझे दुश्मनी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी उसको देखा भी नहीं, सीरियसली बताऊँ आपको, और ना ही मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करता हूँ। कुछ 2-4 गिने चुने न्यूज़ चैनल जिसको फॉलो करता हूँ, बाकी तो पेपर पढ़ने से हो जाता अपना काम। न्यूज़ क्लिक का भी मैं पक्ष बताऊँगा आपको, लेकिन विपक्ष का मुद्दा ही बताऊँगा। देखिए अगर पर किसी भी वेबसाइट पर या किसी पर भी आरोप लगा है, वो भी बाहर के मीडिया ने लगाया है, उस देश की मीडिया ने लगाया जहाँ पर लोकतंत्र आज भी फलता फूलता अच्छे से है, अमेरिका के मीडिया ने लगाया है, तो उसकी जाँच करना क्या पुलिस का कर्तव्य नहीं बनता है? जांच करने के लिए क्या गिरफ्तारियां नहीं की जाती हैं? क्या जांच करने के लिए रेड नहीं डाले जाते हैं? क्या बिल्कुल डाली जाती है। क्या कोई और उपाय हो सकता था? बिल्कुल उपाय हो सकता था कुछ और, है ना। देखिए क्या है, डिजिटल क्रांति के बीच भारत को डिजिटल तानाशाही या स्वेच्छाचारिता, डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म, जो बहुत ही डिफिकल्ट शब्द है ये, के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर भारत को देश में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राजनीतिक कार्रवाई और न्यायिक दृढ़ संकल्पना दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, इन्होंने बोला है तो मान लेते हैं कि आवश्यकता है भाई, है ना। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइएगा, जब ये चीन का प्रोपेगेंडा चला रहे थे तब क्या ये स्वतंत्र थे? अगर स्वतंत्रता ही थी तो चीन का प्रोपेगेंडा पैसा लगाकर कौन सी स्वतंत्रता है? बताइए मुझे। बहुत ही सिंपल सवाल पूछा है कि जब ये इन पर आरोप लगा है कि ठीक है प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन जब ये चीन का पैसा लेकर उसके न्यूज़ चला रहे थे, उसके बारे में प्रोपेगेंडा, तब क्या ये स्वतंत्र थे? नहीं, तब भी ये स्वतंत्र नहीं थे। तो यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता होती क्या है और वो कैसे इफेक्ट करती है हमारे समाज को? प्रेस की स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या होता है उसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक सिद्धांत है जो पत्रकारों, मीडिया संगठनों को सेंसरशिप या सरकारी हस्तक्षेप के बिना कार्य करने की अनुमति देता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुख्य घटक है और एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है, लोकतांत्रिक समाज का जो मुख्य घटक होता है वो प्रेस की स्वतंत्रता होता है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए उसमें। और हमारे बोलने का काम कौन करता है? हमारी तरफ से बोलने का काम तो मुख्य रूप से ये काम होता है प्रेस का। अब वही जब सरकार की तरफ से बोलने लग जाएंगे तो जनता का क्या होगा, फिर अंदाज़ा लगाइए जरा एक बार। तो यही चीज़ों की बात की जाती है प्रेस की स्वतंत्रता के तहत। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मुख्य घटक होता है। एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक होता है क्या? तो फ्रीडम
ऑफ एक्सप्रेशन, ये शब्द बड़ा ही सुनते होंगे आप लोग कि फ्रीडम एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो उसका तात्पर्य यही होता है। प्रेस की स्वतंत्रता में निम्नलिखित पहलुआं शामिल हैं। कौन कौन से पहलू शामिल हैं? तो आप क्या करेंगे एग्जाम में, लिखेंगे बीच में कि प्रेस की स्वतंत्रता, पहला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे। अब जब मैं ये बताता हूँ पढ़ाते समय, तो सारे बच्चे जो आंसर लिखते हो ऐसे ही लिख देते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी है, थोड़ी सी अलग भी होनी चाहिए, थोड़ा सा कुछ अलग भी ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि भाई क्या इसमें और इंक्लूड किया जाए, कुछ और आपने पढ़ा हो या कुछ और तरीका हो सकता है लिखने का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सेंसरशिप से स्वतंत्रता। सेंसरशिप शब्द का मतलब नहीं समझते होंगे आप में से बहुत सारे लोग। सेंसरशिप का तात्पर्य होता है रोक टोक। अगर सामान्य भाषा में बोलूँ तो क्या होता है? रोक टोक, यानी कि बात बात पर अगर कोई आपको रोक रहा है, टोक रहा है, तो वो क्या होता है? वो तरह का सेंसरशिप होता है। जैसे घर में हम लोगों पर बड़ा सेंसरशिप रहता होगा, देखता होगा आपने, देखा होगा। जब आप छोटे उम्र के रहते होंगे तो बात बात पर रोका टोका जाता है। वो ज़रूरी भी होता है कि उससे क्या होता है, आपके जीवन में डिसिप्लिन का मेंटेन हो जाता है। कुछ दिनों के लिए वो चीज़ ज़रूरी भी होता है, नहीं तो फिर आगे जाकर ठीक नहीं होता वो चीज़। तो ये सेंसरशिप सामान्य भाषा मैंने समझा वही होता है। पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स को सरकार द्वारा अधिरोपित किसी सेंसरशिप के बिना समाचार और सूचना प्रकाशन या प्रसारण में सक्षम होना चाहिए। ओके, सूचना तक पहुंच होनी चाहिए। इसके लिए कौन सा एक्ट बनाया गया भारत में? राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट जब बनाया गया तो उसके द्वारा हमने और क्या सुनिश्चित की थी? तो उसके द्वारा हमने ये भी सुनिश्चित की थी कि जनता तक सूचना का आबाद पहुँच हो सके। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन मुख्य रूप से हमारा काम होता है जनता का। कई सारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट भी हो जाते हैं जो अलग अलग मुद्दों पर राइट टू इन्फॉर्मेशन करते रहते हैं भारत सरकार को, और वो सूचनाएं लेकर क्या करते हैं? प्रेस में देते रहता है। प्रेस वाले उसको छापकर न्यूज़पेपर में लाते रहते हैं। यही पूरा चेन चलता है। यही चेन जब टूट जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि सूचना का अभाव हो गया है, सरकारें बता नहीं रही या कुछ भी। ओके, एक स्वतंत्र प्रेस की सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों की जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए सूचना एवं स्रोत तक पहुंच होनी चाहिए। किसकी? तो स्वतंत्र प्रेस की। संपादकीय स्वतंत्रता, संपादकीय का मतलब होता है एडिटोरियल स्वतंत्रता। ऐसा ना हो कि आज एडिटोरियल में क्या छपेगा ये गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर बैठ के तय कर रहा है कि आज न्यूज़पेपर में आर्टिकल क्या छपेगा, उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। संपादकीय स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि समाचार रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित हो और बाह्य हितों से प्रभावित न हो। स्रोतों की सुरक्षा, पत्रकारों को अपने स्रोतों सोर्सेज की सुरक्षा करने में सक्षम होना चाहिए ताकि किसी मामले को उजागर करने वाले विसिल ब्लोअर्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? विसिल ब्लोअर्स। ये शब्द जब लोकपाल एक्ट आया था तो उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में था। लोकपाल में विसिल ब्लोअर की रक्षा करने का अलग से प्रावधान किया गया है। विसिल ब्लोअर कौन होते हैं? तो वो लोग होते हैं सामान्य तौर पर जो किसी भी चीज़ को उजागर करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई ऑफिस में घोटाला हुआ है तो उसको जो उजागर करने वाले लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे? तो वो विसिल ब्लोअर कहलाते हैं। और मुखबिरों को जोखिम या प्रतिशोध के भय के बिना सूचना के साथ आगे आने के प्रोत्साहित किया जा सके कि भाई आपके पास कोई ऐसी सूचना है। कौन सी सूचना? देश की रक्षा से जुड़ा हुआ क्या? देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ सूचना क्या? कोई नहीं। ऐसी सूचना जो जनता के लिए ज़रूरी है कि उनकी सरकार उनके साथ चोरी चकारी कर रही है या उनकी सरकार उनके साथ धोखेबाजी कर रही है या कोई पत्रकार घोटाला कर रहा है सरकार के साथ मिलकर या कोई अधिकारी कर रहा है, तो ये सूचनाएं कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? जनता तक पहुँचनी चाहिए। इस तरह की सूचनाओं की बात हो रही है यहाँ पर देश की एकता अखंडता से जुड़ी हुई सूचनाओं की बात नहीं हो रही है। ओके, अगला देखिए क्या लिखा हुआ? बहुलवाद और विविधता। एक स्वतंत्र प्रेस को विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण और मतों को शामिल करना चाहिए जिससे समाज में खुली बहस और चर्चा की अनुमति मिल सके। खुली बहस, ओपन डिबेट की चर्चा मिल सके। ओके, जवाबदेही। मीडिया को सत्ता में बैठे लोगों के कार्यों एवं निर्णयों की जांच व रिपोर्टिंग करने के माध्यम से उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। उनकी जवाबदेही तय करना कई बार ज़रूरी हो जाता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है। जवाबदेही का मतलब एक तरीके से होता है कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा किसी भी चीज़ का। अकाउंटेबिलिटी बहुत ही परफेक्ट शब्द होता है जवाबदेही के लिए। तो ये कौन ले रहा है किसी भी चीज़ का, तो ये तय करना किसका काम होता है? तो पत्रकारों का मुख्य रूप से काम होता है। बाकी आजकल के पत्रकार तो आपने देखे ही होंगे किस तरह के होते हैं। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है कहीं पर भी। ये आपका पीटी के लिए फैक्ट हो गया और यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि संविधान प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र है? नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली आर्टिकल 19(1)(a) के तहत में इसका जिक्र किया गया है। कहाँ पर? तो आर्टिकल 19(1)(a) में मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट में, भाग 3 में, और आर्टिकल भी बता दिया। अब क्या बताऊँ आपको? स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदत्त वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार में निहित है। यह स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है, लोगों को सरकार के कार्यों को पक्ष या विपक्ष अपनी राय देने का अवसर देकर लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। कौन सा? आर्टिकल 19(1). अब बहुत ही सिंपल सवाल अगर आपसे पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि आर्टिकल 19 का जो 1 है ये देश में लोकतंत्र को किस प्रकार से बढ़ावा देता है। आज का सवाल यही लिख लीजिए
कल भी मैंने दिया था, रोज़ देता हूँ कि भारत में लोकतंत्र को बढ़ावा देने में आर्टिकल 19(1)(a) का क्या योगदान है। तो इसके बारे में लिखिएगा ज़रा ध्यानपूर्वक, क्या क्या लिख सकते हैं आप इसको, और 150 शब्दों में लिखिए। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 2020 का पेपर उठाइए, यूपीएससी पीटी, मुझे पीटी के एक सवाल याद होते हैं मेंस के। यूपीएससी पीटी 2020 का पेपर उठाइए और वहाँ पर देखिए कि मानवाधिकारों की घोषणा में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है कि भारत में के संविधान में, सवाल था कि भारत के संविधान में मानवाधिकारों की घोषणा से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, या किन किन चीज़ों में भारत के संविधान में मानवाधिकारों की घोषणा की झलक मिलती है। तो इसके झलक हमें डीपीएसपी में भी मिलता है, इसका झलक हमें प्रियम्बल में भी, उद्देशिका में भी मिलता है, और इसका झलक हमें फंडामेंटल राइट में भी मिलता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही नितांत ज़रूरी है आपके लिए। यूपीएससी का पीटी का सवाल है, प्रत्येक व्यक्ति को विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप का मत प्रकट करने तथा किसी भी मीडिया के माध्यम से और सीमाओं की परवाह किए बिना सूचना और विचार की मांग करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल होती है। किसमें? तो मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा में। हालांकि राष्ट्र और इसकी अखंडता की रक्षा के लिए अनुच्छेद 19(2) में कुछ प्रावधान भी लागू किए गए हैं, कुछ इसके लिए प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं कि कुछ भी आप प्रकट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, किसी को गाली देना स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, आपके ऊपर केस हो सकता है। तो ये किस में लिखा गया है? आर्टिकल 19(2) में इस चीज़ को लिखा गया है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। ओके, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? तो देखिए यहाँ पर हमारी प्रेस की स्वतंत्रता कितनी अच्छी है, और वो तो दर्शन हो ही जाएगा आपको, दर्शन कर लीजिए क्या है। तो 180 देशों की रैंकिंग निकाली, जिसमें नीचे से हम टॉप कर रहे हैं, हमारा 161वां रैंक है। देश की जो नंबर 1 मीडिया है वो देश में कितने, पूरे दुनिया में कितने नंबर पर है? तो 161वें नंबर पर है 180 देशों में। शाबाश, इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं शानदार घटिया प्रदर्शन। तो यही है हमारे मीडिया का। भूटान का 90 स्थान है, श्रीलंका का 135 है, पाकिस्तान का 150 है, वो भी हमसे अच्छा है। बताइए, ताने मारते होंगे वहाँ के लोग। तो अफगानिस्तान का 152 है, बांग्लादेश का 163 है, और देख ही सकते हैं आप 172 पर चाइना, मैक्सिको, ईरान, ये सब देश हैं। इनके साथ तो हमारे कंपेयर होना ही नहीं चाहिए था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था जारी करती है। किसको? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर नामक संस्था किसको जारी करती है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करती है। ये चीज़ पीटी का फैक्ट हो गया आपको। पत्रकारों की उपलब्धता स्वतंत्रता का स्तर के अनुसार क्षेत्र की रैंकिंग करता है, और इसके द्वारा 2002 से हर साल प्रकाशित की जाती। कब से? तो 2002 से ये भी ध्यान रखिएगा। प्रत्येक देश या क्षेत्र के स्कोर का मूल्यांकन 5 प्रासंगिक संकेतकों पर किया जाता है। अब इसके कौन कौन से इंडिकेटर हैं जिसके आधार पर ये रैंकिंग निकालता है? तो पहला हो गया कौन सा? तो राजनीतिक संदर्भ, पॉलिटिकल संदर्भ हो गया। दूसरा हो गया विधिक ढांचा कैसा है वहाँ पर, कानूनी ढांचा। विधि का तात्पर्य क्या होता है कि कानूनी ढांचा क्या है वहाँ पर पत्रकारों के लिए। आर्थिक संदर्भ क्या ऐसा है वहाँ पर, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ कैसा है उस देश का, और अगला है सबसे अंत है सुरक्षा, यानी कि पत्रकारों की कितनी ज़्यादा मौत होती है, कितनी नहीं, इसके बारे में भी पूछा गया। बहुत सारे पत्रकारों की मौत होती है अपने देशों में, और उन पत्रकारों की होती है जो नामी गिरामी नहीं होते हैं, जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, और नेता लोग उनको मार देते हैं, या कई बार भ्रष्ट अधिकारी लोग। तो ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 में भारत में 100 में से 36.62 अंकों के साथ 180 देशों में की सूची में 161वें स्थान पर था। गजब। 2022 में भारत की रैंक 150वीं थी, यानी कि धीरे धीरे हमारी रैंकिंग इसमें गिर रही है। इकॉनमी बढ़ रही है, प्रेस स्वतंत्रता गिर रही है। भारत के लिए स्वतंत्र प्रेस का क्या महत्व है? लोकतंत्र और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, सूचना का प्रसार अच्छे तरीके से हो पाएगा, ये सबसे पहला महत्व है। तो आप क्या लिखेंगे? भारत के लिए प्रेस का महत्व ऐसे लिखेंगे आप। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? लोकतंत्र और जवाबदेही, यहाँ पर बनाएंगे। दूसरा क्या बनाएंगे? सूचना का प्रसार। इसी प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है। तीसरा कोई और पॉइंट सोचिए, सारा मैं ही बताऊँ। तीसरा पॉइंट सोचिए क्या हो सकता है? तो यही सब महत्व होता है। अगला देखिए क्या है? सत्ता पर अंकुश, ये जरूरी होता है, नहीं तो क्या होता है, भगवान समझने लग जाते हैं खुद को शासक क्या करते हैं? खुद को भगवान समझने लग जाते हैं। भ्रष्टाचार, मानवाधिकार के हनन और अन्य गलत कृत्यों को उजागर करने में मदद करता है प्रेस की स्वतंत्रता, जिससे सत्ता में बैठे लोगों के लिए दंड मुक्ति के साथ कार्य करना कठिन हो जाता है। पारदर्शिता और जवाबदेही, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और क्या हो, अकाउंटेबिलिटी हो। एक स्वतंत्र प्रेस सरकारी कार्यक्रम और निर्णय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। यह उन गुप्त एजेंडों, हितों के टकराव, अन्य कारकों को उजागर करने में मदद करता है जो सरकारी कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए भी जरूरी होता है। विविध विचारों को अवसर देता है। ये मूल अधिकारों का संरक्षण का काम करता है। कौन? तो प्रेस करता है। कौन से मूल अधिकार?
बहुत सारे मूल अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से प्रभावित होती है। कैसा लगता होगा लोगों को, सोचिएगा एक बार। देखते होंगे कि इकोनॉमी में चांद पर चले गए, ये इकोनॉमी में भी चांद पर गए हैं, और वैसे भी चांद, मैंने चांद लिख दिया, इकॉनमी में भी बहुत ऊपर चले गए हैं और चांद पर भी पहुंच गए हैं। इकॉनमी भी इनकी बूम कर रही है, पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ पर, बहुत सब कुछ अच्छा है। लेकिन वहीं पे प्रेस पे नज़र जाती होगी, प्रेस की रैंकिंग ये, तो बोलते हैं क्या मतलब बनता है इन चीज़ों का। इन चीज़ों का क्या मतलब बनता है जब उस देश में सूचना का प्रवाह ही नहीं है। जब वो हमारा चैनल खोलते होंगे, जब देखते होंगे कि क्या क्या न्यूज़ चल रहा है, तो किस तरह से हंसते होंगे हम पे। तो ये कहीं ना कहीं भारत के प्रेस्टीज जो है, हम जब देश के रक्षा की बात करते हैं, देश के प्रतिष्ठा की बात करते हैं, देश के सम्मान की बात करते हैं, तो ये सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले लोग हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन कौन सी संस्थाएँ जिम्मेवार हैं। तो भारतीय प्रेस परिषद, अब इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, भारतीय प्रेस परिषद के बारे में यूपीएससी का पेपर है शायद, या 2021 का किसी एक एग्ज़ाम में पूछा गया है भारतीय प्रेस परिषद के बारे में, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। इसका एक्ट भी कई बार पूछ लेता है। भारतीय प्रेस परिषद प्रेस अधिनियम 1978 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। यानी कि क्या है ये, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और वैधानिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वैधानिक बोलते हैं। ये शब्द ध्यान रखिएगा। यह प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के नैतिक मानकों की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देने के लिए प्रहरी के रूप में काम करता है ये एक्ट। ओके। सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय एक सरकारी निकाय है जो भारत में मीडिया क्षेत्र से संबंधित नीतियों और दिशा निर्देश के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। NBRD, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स डिजिटल एसोसिएशन, एक स्वनियामक निकाय है जो भारत में निजी टेलीविज़न न्यूज़ और समसामयिक मामलों के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है। साथ में ही समाचार चैनल के लिए आचार संहिता मानकों का निर्माण और उनका प्रवर्तन भी कौन करता है, तो ये NBDA का ही काम होता है मुख्य रूप से। अगला कौन सा है, अगला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। कौन किसके बारे में लिखा हुआ है, तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो है वो भी काम करती है। भारत के प्रमुख समाचार पत्र और समाचार पत्रिकाओं के संपादक का एक स्वैच्छिक संघ है। यह प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और पत्रकारों के अधिकार और जिम्मेदारी संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एडिटर्स गिल्ड कहा जाता है इसको। बड़ा ही इंपॉर्टेंट संगठन है ये, और ये भी काम करता है। विधिक प्रणाली भारत में क्या है, तो देखिए, भारत की विधिक प्रणाली प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जैसे देखिए, पहला एक केस है 1950 में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए आधारभूत है। यानी कि प्रेस होगा तभी सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जीवित रह सकती हैं। यानी कि प्रेस नहीं जीवित रहेगा तो क्या होगा, सभी लोकतांत्रिक संरचनाएं जो भरभरा के गिर जाएंगी। क्यों, आपने सुना होगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, एक होती है न्यायपालिका, एक होती है कार्यपालिका, और एक होती है विधायिका। लेकिन सरकार का एक चौथा अंग भी होता है। चौथा अंग क्या होता है, प्रेस, जिसका काम होता है कि इन तीनों ने क्या काम किया इसकी सूचना किसको देना, तो जनता को देना। ये पता चल गया आज आपको कि चौथा स्तंभ क्यों बोलते हैं उसको। एक होती है न्यायपालिका, एक होती है कार्यपालिका, और एक होता है प्रेस। प्रेस का काम होता है इन तीनों पर लगाम लगा कर रखना। किसके पक्ष में, तो जनता के पक्ष में इन तीनों पर लगाम जरूरी होता है, नहीं तो ये तीनों ही बहक सकते हैं और जनता का शोषण हो सकता है। तो ये आपको पता चला कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है, अब वो चौथा स्तंभ ही खोखला हो गया है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की निगरानी करते हैं और वैश्विक मंच पर उल्लंघन के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। ओके, अब देखिए, भारत में प्रेस के संबंध में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ये एक बार ध्यानपूर्वक देख लिए पॉइंट्स को। विधिक और नियामक बाधाएं भी हैं भारत में ऐसे कानून मौजूद हैं जिनका उपयोग प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध करने के लिए किया जाता है। प्रतिबंधित करने के लिए मानहानि कानून, राजद्रोह कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित विभिन्न कानून, और इसके द्वारा किया गया ऊपर से सरकार का कोई भी कानून सरकार जब चाहे तब किसी भी प्रेस पत्रकार को पकड़कर उठाकर जेल में डाल देती है। तो ये क्या है, तो ये भी एक प्रकार का उल्लंघन ही होता है किसका, तो पत्रकारों के राइट्स का, और पत्रकारिता को दबाने का एक प्रयास ही होता है और चुनौती होता है उनके लिए। मीडिया आउटलेट्स की संपादिका स्वतंत्रता में सरकारी हस्तक्षेप उदाहरण सामने आते रहे हैं। सरकार मीडिया संगठनों को पुरस्कृत या दंडित करने के लिए विज्ञापन बजट का उपयोग करती है। जैसे सरकार के पास बहुत ही बड़ा फंड होता है विज्ञापन का, उसको सारी योजनाओं को प्रसारित करना होता है। तो 6000 करोड़ से ज़्यादा तो पिछले साल सरकार ने खर्च किया था विज्ञापन पर। अब ये किनको जाता है, तो ये सारे न्यूज़ चैनल और पेपर्स को जाता है, जो न्यूज़पेपर होते हैं वही तो प्रचार प्रसार करते हैं। आप जो मोदी जी का बड़ा बड़ा फोटो देखते हैं योजनाओं पर, या अपने नीतीश जी का या लालू जी का या किसी का भी,
ये बिना पैसा लिए नहीं छापते हैं प्रेस वाले, इसके लिए मोटी रकम दी जाती है। और 6,000 करोड़ आया कहाँ से? तो आप ही ने तो कर दिया सरकार को, आप ही का पैसा है 6,000 करोड़ जो इन टीवी वालों को जा रहा है, सरकार दे रही है उनको इनडायरेक्टली। तो सरकार क्या करती है, जो सरकार के खिलाफ न्यूज़ चलाते हैं उनको बोलते हैं हम तुमको विज्ञापन नहीं देंगे, तुम हमसे पैसा लेकर हमारे खिलाफ न्यूज़ चला और हम तुमको विज्ञापन नहीं देंगे। तो ये सरकार जो फंडिंग है, जो प्रचार प्रसार का पैसा है, उसको किसके तौर पर यूज़ करती है? टूल के तौर पर। ओके, धमकी और हिंसा, इसके कारण भी भारत में चुनौतियां पत्रकारों के सामने। सेल्फ सेंसरशिप भी है, विभिन्न स्रोतों से प्रतिशोध या दबाव के भय के कारण पत्रकार जो है खुद ही परहेज करते हैं कि किस चीज़ों को लिखें या किस चीज़ों को नहीं लिखें। स्वामित्व और नियंत्रण, भारत में मीडिया का स्वामित्व प्रायः कुछ शक्तिशाली संस्थाओं के हाथों में केंद्रित रहा है जो संपादकीय निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। मीडिया प्रदेशों में आवाज़ की विविधता को सीमित कर सकता है। और मानहानि के मुकदमे, भारत में पत्रकार और मीडिया संगठनों को प्रायः मानहानि के मुकदमों का निशाना भी बनाया जाता है। कुछ भी बोलते तो कोई भी उन पर केस ठोक देता है, मानहानि से जुड़ी हुई चीज़। ओके, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो कानूनी सुरक्षा सुदृढ़ की जा सकती है, स्वतंत्र नियामक ढांचा उनके लिए बनाया जा सकता है, प्रेस वालों के लिए, पत्रकारों और सूचनादाताओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध एक क्या बोलते हैं कानून बनाया जा सकता है कि भाई उनकी रक्षा तो किसी भी हालत में होगी ही। पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सकता है कि इसका पैसा कहाँ पर लग रहा है। सार्वजनिक प्रसारण की स्वतंत्रता भी उनके पास होनी चाहिए। पत्रकारिता संबंधित नैतिकता को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आज का जो आर्टिकल था वो यहीं तक था कि भाई किस प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता भारत में बाधित हो रही है और किस प्रकार से काम हो रहा है, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बताया है। कैसा लगा है आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा है आज का वीडियो, और कुछ खामी रही हो तो वो भी बताइएगा। ओके, जल्द ही और भी अच्छी चीज़ें करेंगे हम लोग और डेली न्यूज़पेपर के साथ डेली MCQ भी शामिल करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का।